हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह संपूर्ण डिटेल है आपका। इसमें आपके चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है सो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है, उसको लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के द्वारा, उसके बारे में बहुत सारे साथियों का मेरा क्वेश्चन आ रहा था। बहुत सारे साथियों ने जो है सो पिछली वीडियोज में कमेंट के माध्यम से ये किया है कि एक डिटेल्ड वीडियो, एक जो है सो पूरी वीडियो जिसको हम लोग आसान भाषा में समझ सके, वैसा वीडियो जो है सो आप अपलोड कीजिए, ताकि जो भी कंफ्यूज अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो ज्वाइनिंग को लेके। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो शूट की जा रही है। और इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट गाइडलाइन बताई जाएगी, जो भी आपका है। आपको इसमें जो लिखा हुआ है उसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारे साथियों का जो क्वेश्चन है, मेरे समझ से ये सारी जो वीडियो है, ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी कन्फ्यूजन है वो शायद ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक कंप्लीट वीडियो आप नहीं देखेंगे आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत बातें आप कन्फ्यूज रहेंगे। होता क्या है कि हमारे जितने भी साथी हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि 2-4 मिनट वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद उनका पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख नहीं पाते हैं, और वो जो है सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, हालांकि उसी वीडियो में उससे रिलेटेड उनका आंसर जो है रहता है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है सो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि जो भी आपका गाइडलाइन से संबंधित जो आपका है वो सारा कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में 100% दूर कर दी जाएगी। चलिए हम लोग जो है सो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है सो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों के पास जो है सो रीच नहीं हो पाता है इसका वीडियो का। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल शेयर करें। आप जिस भी फेसबुक ग्रुप से हो, व्हाट्सएप ग्रुप से हो, हर एक ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी हमारे चयनित अभ्यर्थी साथी हैं, उनको चयनित साथी होंगे, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो सो इस पे आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है वीडियो बनाने का। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो को। इसमें सबसे पहली जो बात है वो आपको मैं इस पे आपका सारा कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाला। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपका जो भी अधिसूचना है वो क्लियर कर दिया गया है। इसमें 7 बिंदु दिया गया, 7 बिंदु दिया हुआ है। 7 बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है वह है चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जो है उनके अधीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी ये है कि अधीक्षा करने का मतलब आपका चॉइस से है। तो ये क्लियर कर दिया है कि आपको जो है सो चॉइस के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि चॉइस हमसे कैसे मांगा जाएगा। बहुत सारे साथी का एक लाइन में वो डिस्कस नहीं हो पाएगा। एक लाइन ये वाला जो आपका एक लाइन है, इस एक लाइन से आप जो है इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको आप जो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके थोड़ा सा डिटेल्ड में मैं बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि चॉइस जो है वो आपसे वो बोला गया है कि इसकी एक, यहाँ पे देखिए इसमें लेटर में कहीं पे अंकित किया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वाला लाइन देखिए, इसको आप 1 से जोड़िएगा। 6 नंबर पॉइंट, चयनित सूची के आधार पर विद्यालय का आवंटन अधीक्षा हेतु संलग्न अनुसूची 1 के आधार पर। अब अनुसूची 1 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूची 1 में ये क्लियर किया हुआ है कि आपको सबसे पहले विकलांग महिला जो होंगे, विकलांग महिला को आपको जो है सो वो प्रेफरेंस मिलना है। फिर विकलांग पुरुष को प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद महिला को मिलेगा, उसके बाद पुरुष को मिलेगा। अब विकलांग महिला में भी जो सबसे पहले अनुसूचित जनजाति होंगे उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा, उनसे चॉइस लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड चॉइस जो है वो अनुसूचित जनजाति वाले पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अनुसूचित जाति जो होंगे उनसे पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा, उससे पूछा जाएगा। चौथे नंबर पर पिछड़ा वर्ग, और 5वें नंबर पर जो युवा हैं मतलब अनारक्षित हैं उनसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से हर एक कैटेगरी में, विकलांग पुरुष में भी सबसे पहले, अगर विकलांग पुरुष में 2-3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट हैं तो उनको सबसे पहले अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जाति, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग, फिर अनारक्षित को मौका दिया जाएगा चॉइस चूज करने का।
महिला, फिर उसके बाद विकलांग पुरुष जब हो जाएगा तो फिर महिला को प्रेफरेंस मिलेगा। महिला में आपको भी उसी तरीके का क्रमिक बनाया गया है कि आपको अनुसूचित जनजाति, फिर अनुसूचित जाति, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तब पिछड़ा वर्ग, तब अनारक्षित, ऐसे क्रम वाइज आपको चॉइस मांगने का, चॉइस उनसे पूछा जाएगा। पुरुष होंगे उनमें भी पहले एसटी से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद एससी से, फिर ईबीसी से, फिर बीसी से, उसके बाद यूआर से। तो ये आपका क्रमिक है। तो चॉइस जो आपका मांगेगा, बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन हो रहा था कि चॉइस हमसे कैसे मांगेगा, तो चॉइस आपको इस रेशियो में मांगेगा। इस आपको जो है सो उसका ये पूरा थीम बना रखा है कि आपको इसी तरीके से क्रमिक जो है सो आपसे लेना है। तो सबसे पहले आपको विकलांग महिला, फिर विकलांग पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष। विकलांग महिला में भी सबसे पहले एसटी, उसके बाद एससी, फिर ईबीसी, फिर ओबीसी या बीसी जिसको बोलते हैं, उसके बाद यूआर। इसी तरीके से हर एक कैटेगरी में आपका बना दिया गया। तो इस हिसाब से आपको चॉइस मांगा जाएगा। तो ये एक नंबर मेरे समझ से आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चॉइस के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस में एक दूसरा आता है कि चॉइस हेतु स्थल चयन। चॉइस हेतु स्थल चयन की आपको कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कहाँ पे वितरण होगा, नहीं होगा। तो ये आपको एनआईसी के पोर्टल पर 3 दिन पहले, यानी 23 फरवरी से शुरू है, तो आपको 20 फरवरी तक हर हाल में एनआईसी के पोर्टल पर डाल दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे आपको आना है। तो आप उसको चेक करते रहेंगे। आप जिस भी नियोजन इकाई से संबंधित जिले से हैं, उस संबंधित जिले का वेबसाइट आप रेगुलर चेक कीजिए। आपको 20 तक हर हाल में जो है वो चीज़ डाल दी जाएंगी, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। प्रखंड हो या पंचायत हो, प्रखंड वाले का जो नियोजन इकाई की टीम है वह 3 दिन पूर्व जो है सो एनआईसी पर डाल देगी, और पंचायत वाले का भी बीपीआरओ, बीईओ और वीडियो अपना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के, आपसे तालमेल बना के एक जगह डिसाइड करेंगे। उस जगह को सार्वजनिक कर दिया जाएगा एनआईसी के पोर्टल पर 3 दिन पहले। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि इसमें भी दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए कि आपको जो है स्थल चयन का जो है, स्थल चयन की बात थी। तो स्थल चयन का बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया यहाँ पे कि इस तरीके से स्थल चयन का आपका होगा, पंचायत वाले का भी, प्रखंड वाले का भी। तो ये एक क्वेश्चन भी मेरे वीडियो पे आया था कि सर पंचायत वाले को जो है सो चुनने का मौका मिल रहा है, प्रखंड वाले को नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम चीज़ दिया गया है, सबको सेम चीज़ें बताई गई हैं, सेम रूल रेगुलेशन होगा, पंचायत वाले हो चाहे प्रखंड वाले हो, उन सभी का आपको सेम रेगुलेशन चल रहा है। सभी को सेम रेगुलेशन से ही मिलेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका जो है सो हो गया, आपको प्रखंड और पंचायत का हो गया। चॉइस कैसे लेंगे, और चॉइस हेतु जो स्थल चयन है वो किसको करना है और किस तरीके से करना है, और इसकी जानकारी आपको 100% एनआईसी के पोर्टल पर डालना है। वो आपको मिल जाएगा 3 दिन पहले। तो आप रेगुलर साइट को चेक करेंगे, ये आपका दायित्व है चेक करना। तीसरा चीज भी वही है कि आपको यही स्थल चयन के लिए है। तो 1, 2 और 3 पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट पे। इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे है। एक एक चीज को आप डिसाइड अच्छे से बारीकी से देखिए, कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं है इस अधिसूचना में। इसमें है कि जिन नियोजन इकाई में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है, उस नियोजन इकाई से संबंधित विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन, यानी क्लियर कर दिया है कि रिक्ति का प्रकाशन भी, जो जैसे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं और हमको किस विद्यालय में चॉइस लेना है। तो चलिए ठीक है, आपको चॉइस का जब मौका मिलेगा, और अगर आपको कोई डिसाइड करना है कि हमको फलाने स्कूल में जाना है, अमुक स्कूल में जाना है, तो आपको क्या है, उसमें रिक्ति का प्रकाशन जो है एनआईसी के पोर्टल पर 3 दिन पहले ये भी डाल देना। संबंधित पंचायत जो भी नियोजन इकाई होगी, सभी, चाहे प्रखंड की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे नगर निगम की हो, वो आपको क्या करेगी, वो आपको रिक्ति का भी प्रकाशन डालेंगी। विद्यालयवार रिक्ति कितनी रिक्तियां हैं, वो रिक्तियां आपको 3 दिन पहले वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, एनआईसी की वेबसाइट पर। यानी आपको इस बात की भी जानकारी 3 दिन पहले मिल जाएगी कि आपको किस विद्यालय में कितनी सीटें हैं, और उस सीटों के रिगार्डिंग आपका पदस्थापन किया जाएगा। तो आपको जो चॉइस का है वो चॉइस आप एक चूज कर लेंगे। अब चॉइस में आपको क्या करना है कि जरूरी नहीं है कि आप जो विद्यालय चूज करेंगे वही विद्यालय आपको मिल जाए। कैसे? क्योंकि हो सकता है आप यूआर में हो और सबसे पहले पूछा जाएगा किससे, सबसे पहले चॉइस मांगा जाएगा विकलांग महिला से। अगर उस समय अगर विकलांग महिला होंगी या विकलांग पुरुष होंगे तो उनसे पूछा जाएगा, फिर महिला होंगे तब पूछा जाएगा, फिर पुरुष होगा तब उनसे पूछा जाएगा। तो जो क्रमिक होंगे वो अगर हो सकता है आपसे पहले, जिनको पहले मौका मिलेगा, अगर वो पहले चूज कर लिए तो फिर आपको तो उस विद्यालय में मौका मिलेगा नहीं।
तो आपको क्या करना है कि आप जब लिस्ट देखेंगे तो 3-4 विद्यालयों का चयन करेंगे, 3-4 विद्यालय का चयन करेंगे। अगर हमको इसमें नहीं होगा तो हमको इस विद्यालय में उससे ज़्यादा सहूलियत हमको इस विद्यालय में होगी तो सेकेंड वाला। तो इस तरह से आप 3-4 ऑप्शन चूज कर लेंगे कि इसमें नहीं तो इसमें करना है, तो ये चीज़ें आपका हो जाएगा। पंचायत वाले में तो 6-7 स्कूल होता ही है मैक्सिमम, तो उसमें आपको जो है सो जैसे हो उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो चॉइस पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको जो क्रमिक है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। यूआर वाले को थोड़ी सी परेशानी हो कि हो सकता है उनके चॉइस का विद्यालय नहीं मिले, तो आप क्या करें, आप 3-4 जो है सो वो चॉइस बना के रखें, उसमें से कोई ना एक विद्यालय आपका मिल जाना चाहिए मेरे समझ से। अब क्या है कि जब नियुक्ति पत्र वितरण होगा जो 23 तारीख को किया जाना है, तो नियुक्ति पत्र वितरण के दिन जो है सो आपको इसका रिक्ति का सूचना पत्र पर भी प्रकाशित करना है। यानी हो सकता है कोई साथी जो है वो नहीं देख पाए हों आपको वेब पोर्टल पे, आपको जो है वेबसाइट पे एनआईसी पोर्टल पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वहां जाएंगे तो वहां पे भी आपको जहां भी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जो स्थल चयनित किया जाएगा, उस नियुक्ति पत्र वितरण के दिन आपको जो सूचना पत्र पर भी हर एक नियोजन इकाई को अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं उसमें कितनी सीटें रिक्त हैं, कौन कौन से विद्यालय में कितनी सीटें हैं, जिसके अगेंस्ट इनको जो पदस्थापित करना है चयनित अभ्यर्थियों को, वो सारी चीजें आपको वहां पे रहेंगी। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं 5वें बिंदु पे। 5वें बिंदु पे क्या है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि चयनित सूची में अंकित मेधा अंक का एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित अनुमोदित मेधा सूची एवं अंक पत्रों से मिलान कर लिया जाए। यानी आपका जो है 5वां बिंदु ये कह रहा है, आपका इसको अच्छे से समझिए। 5वां बिंदु आपका ये कह रहा है कि आपका जो अंतिम मेधा अंक था जिसपे आपका चयन हुआ था वो, और जो एनआईसी पोर्टल पे आपका डाला हुआ है वो दोनों आपका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो दोनों मैच कर रहा है तो उसके बाद आपको एक क्रॉस वेरिफिकेशन आपके मार्कशीट के द्वारा किया जाएगा, आपके मार्कशीट से किया जाएगा कि तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी एक फेयर, एक पारदर्शी चयन के लिए, एक पारदर्शी पदस्थापन के लिए आपको ये सारी चीजें की जा रही है, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत जो है सो न्याय संगत है। तो इसको जो है सो आपको करना होगा। चयन सूची का आपको अंतिम मेधा अंक का एनआईसी पोर्टल से मिलान करना है, अंक पत्र से और अनुमोदित सूची से। तो वो आपको यहाँ पे किया जाएगा, वो नियोजन इकाई का काम। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी जो है लिख दिया गया है कि नियोजन इकाई के द्वारा की जाएगी, नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी। तो ये चीज आपका जो है जांच प्रक्रिया के उपरांत थी, तो ये तो सही चीज है कि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके एक अच्छे से जो है सो पूरा सारा कुछ जांच करके वो आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तो कहीं से भी नियुक्ति पत्र में गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होगी। ये चीजें हो गई। अब हम लोग 6ठे नंबर के बिंदु पे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 6ठा वाला है। इसमें आपका है कि इसमें बस यही चीज है कि इसमें आपको, आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट भाषा में एक आसान शब्द में मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेटर का भाषा को मैं अपनी भाषा में अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें क्या है कि कोई बोल रहा है कि सर डाक के माध्यम से दिया जाएगा, कि एक जगह लिख रहा है कि कैंप वो करके, कैंप को ऑर्गेनाइज करके जहाँ जहाँ पे भी स्थल चयन किया जाएगा वहाँ जो जाएंगे उनको बाई मतलब जो है सो फेस टू फेस, हाथ बाई हाथ दिया जाएगा, बाई हैंड दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि सर इसमें लिखा हुआ है डाक के माध्यम से भी दिया जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, अनुसूची 1 के क्रमिक से अनुसूची 1 जो था, मतलब जो आपका विकलांग महिला, विकलांग पुरुष, महिला पुरुष का जो है चॉइस मांगना था क्रमिक वाला, उसको हम लोग अनुसूची 1 बोलते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ इस अनुसूची 1 को। ये क्या है आपका, इसमें क्रमिक अवसर देना है चॉइस के लिए। उसके बाद शपथ पत्र बनाना है जो है अनुसूची 2। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बाद इसको कंटिन्यू रखिए। हम लोग शपथ पत्र को भी अच्छे से मतलब वो करेंगे, डिटेल में हम लोग जैसे इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले अनुसूची 1 से क्रमिक अवसर देना है जो चॉइस के लिए, जो मैंने पहले ही बता दिया है पहले ही बिंदु में। दूसरा है आपको शपथ पत्र जो अनुसूची 2 है वो भरवा के लेना है कैंडिडेट से, वो भी मैं बताऊंगा, इसके बारे में पूरा बता रहा हूं। तीसरा है आपका नियुक्ति पत्र, यानी अनुसूची 3 है, इसकी एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट पे जो है सो बोल रहे हैं कि इनको 6 प्रति में, यानी 6 कॉपी, 6 कॉपी इसका तैयार होगा। नियुक्ति पत्र आपका जो होगा, जिसको अनुसूचित 3 का नाम दिया गया है, ये आपको जो है वह 6 प्रति में तैयार होगा।
अब 6 प्रति में तैयार हुआ तो 6 प्रति का काम क्या है ये आप समझिए। 6 प्रति आखिर क्यों? तो वही जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि बाई पोस्ट भी बोल रहा है और अब हैंड टू हैंड भी देने की बात है, तो हम लोग हैंड टू हैंड लेंगे कि बाई पोस्ट लेंगे। आप इसको अच्छे से समझिए। 6 कॉपी में आपको क्या करना है, विभाग के द्वारा कहा गया कि 6 कॉपी में 1 कॉपी आपको जो है वह दे दीजिए चयनित अभ्यर्थियों को उसी टाइम। चयन सूची जिस समय में आपका चयन सूची बनेगा, चयनित अभ्यर्थी को जिस समय विद्यालय की सूची बनाई जाएगी, तो 1 कॉपी नियुक्ति पत्र तैयार करके उसी टाइम हाथों हाथ आपको दे देना है, चयनित अभ्यर्थियों को सौंप देना है। यानी आप जब जाएंगे, जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण होगा उस दिन 1 कॉपी आपको वहां पे मिल जाएगा। अब जो 1 कॉपी बचेगा वो 1 कॉपी आपको निबंधित डाक से भेजना है। कहाँ पे? तो चयनित संबंधित अभ्यर्थियों को, यानी आपको ही आपके घर पे बाई पोस्ट निबंधित डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पे आएगा 1 कॉपी। 1 कॉपी आपको वहां मिल गया, 1 कॉपी आपको घर पे भी आएगा, ये श्योर है। उसके बाद 2 कॉपी हो गया। तीसरा कॉपी जो है वो देना है संबंधित बीईओ को, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, जो आपके प्रखंड के जहां भी आपका नियोजन हुआ है उसके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आपके ऑफिस का हेड होता है वहां पे, उसको तो जानकारी होनी चाहिए। तो 1 कॉपी आपका बीईओ को जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी का चयन हम लोगों ने इस विद्यालय में पदस्थापित करते हुए किया है। 1 कॉपी आपको जाएगा, ये हो गया 3 कॉपी। 1 कॉपी आपको जाएगा हेड मास्टर को। आपका जो विद्यालय का हेड मास्टर होगा, जिस भी विद्यालय में आपका चयन हुआ है उस विद्यालय के हेड मास्टर को भी तो इसकी सूचना होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो है सो विद्यालय के पदाधिकारी तो वो होंगे। तो एक कॉपी आपको एचएम को चला जाएगा। टोटल हो गया आपका 4 कॉपी। 1 कॉपी आपको संबंधित जिले के डीईओ को जाएगा। इनको चूंकि एनआईसी पोर्टल पर भी डालने का बात है, तो इनका 1 कॉपी इनको भी सूचना जाएगा। तो आपका हो गया 5 कॉपी, और 1 कॉपी जो है वो नियोजन इकाई अपने पास सुरक्षित रखेगा। तो टोटल 6 कॉपी। ये 6 कॉपी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सर 6 कॉपी जो है वो क्यों तैयार होगा, या कोई बोल रहा था कि पोस्ट के माध्यम से आएगा, कोई बोल रहा है हाथों हाथ आएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। 1 कॉपी आपको हाथों हाथ देगा, 1 कॉपी आपको बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको आना है, ये मस्ट है आपका। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है कि नियोजन इकाई जो है वह आपको हो जाएगा। ये भी क्या है, इसको नियोजन इकाई को दिया कि 3 दिनों के अंदर में ये अवेलेबल कराना है। यानी 1 कॉपी आपको चयनित अभ्यर्थी को उसी टाइम दे दिया गया, और बाकी जो 5 कॉपी है वो 3 दिनों के अंदर में संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं या संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको बाई पोस्ट हो जैसे हो उनको पहुंचा देना। तो ये आपका हो गया क्लियर 6 नंबर। 7वां नंबर है कि सभी जो आपका है वो जैसे 23 तारीख को आपका 23 फरवरी को आपका जो वो होगा नियुक्ति पत्र वितरण होगा, तो उसके 7 दिन मतलब 23 फरवरी से 7 दिनों के अंदर में सारा जो है सो आपका ये है वो एनआईसी पोर्टल पर इसकी नियुक्ति पत्र की जो है वो प्रति जो है वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से अपलोड कर दिया जाना है पोर्टल पर, ताकि एक फेयर जो है सो एक फेयर सिलेक्शन की प्रक्रिया हो पाए। एक पूरी संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो साफ सुथरी रहे, क्लियर रहे, किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से किसी तरह का किसी अभ्यर्थी पे क्लेम नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो है बस उन्हीं चीज़ों के लिए की गई है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया इसका जो है सो प्रोसेस लगा मुझे। बहुत अच्छे प्रोसेस से, बहुत एक साफ सुथरी प्रक्रिया के माध्यम से इन लोगों ने ये बनाया है, अधिसूचना जारी किया। तो ये कंप्लीट है, इसमें कहीं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि आपको जो भी आपकी परेशानियाँ होंगी वो सारे इसमें क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, उन कॉमन क्वेश्चंस पे मैं चर्चा कर लेता हूं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जैसे शपथ पत्र को लेके कि शपथ पत्र कब देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कब देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, शपथ पत्र कहाँ से बनवाना है, ये सारी चीज़ें हैं। एक घोषणा पत्र है आपका दहेज न लेने और देने से संबंधित, उसके बारे में भी लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि आखिर ये क्या है, इसको हमको कैसे करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको लगेंगे, कैसे देंगे हम लोग, किसे देंगे, कहाँ पे देंगे। तो इन सारी बातों का मैं अब ये जिक्र करने जा रहा हूँ। तो शपथ पत्र क्या है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए शपथ पत्र जो है वो उसको मैं सामान्य शब्दों में बताऊं तो सामान्य शब्दों में शपथ पत्र, जिसको हम लोग एफिडेविट कहते हैं अंग्रेजी में, का अर्थ जो है वह है हलफनामा या प्रतिज्ञा, है ना। तो ये क्या है आपका एक सामान्य शब्द इसको जोड़ा जाएगा कि यह या एक प्रकार का हलफनामा है, एक प्रतिज्ञा है जिसका प्रयोग जो है एक साक्ष्य के रूप में किया जाता है। यह अस्तित्व के लिए एश्योरिटी प्रदान करता है और अंकों यानी कि जानकारी का सही उल्लेख करता है, यानी जो भी आप सही डिटेल है वो आप उसमें डालते हैं।
इस प्रकार के बयान में तथा इस तरह की एक नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के रूप में शपथ लेने वाला एक द्वारा शपथ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता की को एक रूप में देखा जाता है। इसका क्या है, अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल कर दे रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो शपथ पत्र यानी एफिडेविट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें व्यक्ति अपने से संबंधित जानकारी व अपने ज्ञान के बेस पर अपने कथनों को लिखित करके सत्यता की घोषणा करता है, अर्थात शपथ ग्रहण करता है। तो ये आपका शपथ पत्र होता है। अब ये कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो शपथ पत्र जो है वो दो तरीकों से बनवाया जाता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी कि डायरेक्ट दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है, आपको जो शपथ पत्र देना है, उस शपथ पत्र को आप ऑफलाइन ही बनवाएंगे, ऑफलाइन ही आपको बनवाना है। तो आपको जो है सो ऑफलाइन ही बनवाना है सर्टिफिकेट, और ऑफलाइन कैसे बनवाना है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करते हैं कि हम लोग शपथ पत्र जो है वह कैसे बनवाएंगे ऑफलाइन। देखिए, शपथ पत्र जो है इस तरह का अनुसूची 2 संलग्न किया गया था अधिसूचना में, तो यही शपथ पत्र आपका इसी तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो समक्ष है यहाँ पे आपको जो है सो वो सारी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे आप जो है सो लेंगे शपथ, यानी फर्स्ट क्लास जो है सो जो कार्यपालक दंडाधिकारी होंगे उनके समक्ष आपको लेना है। तो वहाँ पे आपको जो है सो ये चीज़ किया जाएगा। ये आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट से आसानी से बनवा सकते हैं। इसकी एक फीस होती है 100-150 जो भी फीस हो वो फीस पे करके आप आसानी से इसको बनवा। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, आपको शपथ पत्र बनवाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप नोटरी करवा लें, आप नोटरी में भी आप कर सकते हैं, नोटरी भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको स्व हस्ताक्षरित फोटो लगा देना है। उस पर क्या करना है, आपको फोटो के ऊपर से सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर जेल पेन से नहीं करेंगे, बॉल पेन से करेंगे, क्योंकि जेल पेन से करेंगे तो उसका हो सकता है वो मिट जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं के आगे यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ आयु लिखना है, वर्ष में, महीना में और दिन में। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माता का नाम लिख दीजिए, यहाँ आप कहाँ के निवासी है वो लिख दीजिए। पहला इसमें लिया हुआ है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में विज्ञापित पद पर नगर, प्रखंड, पंचायत, तो जो भी आपका होगा उस पर टिक कर देंगे। या मान लीजिए नगर के लिए है तो प्रखंड और पंचायत को काट देंगे, या प्रखंड के लिए है तो नगर और पंचायत को काट देंगे। उसके बाद शिक्षक नियोजन हेतु नियोजन इकाई का यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ पे जिला लिख देंगे, जहाँ पे जिस नियोजन इकाई का जो जिला होगा संबंधित जिला वो लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आपको जो है सो ये देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, ये आपका है, यहाँ पे आपको ऊपर में हस्ताक्षर कर देना है। आपका शपथ पत्र जो है सो इतना भर के ये चीज़ करके, या ऐसा अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है स्टाम्प पे तो आप स्टाम्प पे भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और आपको जो है सो एक रजिस्टर्ड एडवोकेट के पास जाके आप नोटरी में जाके इसको नोटरी करवा सकते हैं। आइए इसमें जो है सो आपको मैं इसका एक शपथ पत्र का नमूना भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो है 100 रुपया के स्टाम्प पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, उस पर भी आप इस तरीके से वही सेम चीज़ें हैं जो आपका था वहाँ पे अनुसूचित 2 में, वो आप जो है ऑनलाइन प्रिंट करा लेंगे इस पे, या वो प्रमाण पत्र दे देंगे आपको, वो अनुसूचित 2 दे देंगे। तो वहाँ पे आपको इस तरह का निकाल के, वहाँ बैठे रहते हैं कंप्यूटर वाले लोग, वो आपको निकाल के यहाँ पे दे देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने नोटरी करवा लिया है। जो इसकी फ़ी होती है 100, 150, 200 जो भी फ़ी हो वो फ़ी आपको लगता है, और आप इसको इस तरीके से करके बनवा सकते हैं। तो बहुत आसान है शपथ पत्र बनवाना, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब शपथ पत्र कब बनवाना है ये चीज़ चर्चा करें तो शपथ पत्र आप पहले भी बनवा सकते हैं और किसी भी रजिस्टर्ड एडवोकेट से बनवा सकते हैं। कहीं ये नहीं है कि आपको जो है सो यहीं से बनाना है। अब कहीं भी जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम, रजिस्टर्ड जो है सो सॉरी पोस्ट नहीं, रजिस्टर्ड आपको एडवोकेट के माध्यम से आप बनवा सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल बनवाना पड़ेगा। तो मेडिकल जो है आपको वो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही बनाना। शपथ पत्र आप पहले भी बनवा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप जहां भी है वहां से आप जो है वो शपथ पत्र बनवा लें, किसी भी रजिस्टर्ड एडवोकेट से नोटरी करवा लें। और आपको मेडिकल प्रमाण पत्र जो बनाना है वो सिर्फ सिविल सर्जन ही है, वो सिर्फ सिविल सर्जन ही बना सकते हैं। उसके लिए ऑथराइज जो है वो सिविल सर्जन है। तो आप किसी भी मेडिकल जो है सो कोई MBBS से नहीं करवा सकते हैं, किसी प्राइवेट क्लिनिक से नहीं करवा सकते हैं, आपको सिविल सर्जन ऑफिस से ही बनवाना होगा। और वहाँ पे आपको जो है इस तरह का फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट आप निकलवा लेंगे। इस आर्टिकल 49 वाला जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के लिए जो वैलिड होता है,
इसके लिए आपको जो है सो आप किसी भी फोटो स्टेट की दुकान या कचहरी में आप जाकर इसको निकलवा सकते हैं। कचहरी वाले रोड में जो है बहुत सारे मिलते हैं, जो फॉर्म वॉर्म के दुकानदार होते हैं वो इसको बेचते हैं। तो आप वहाँ से भी आर्टिकल 49 का फॉर्म लेके या फिर ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बनवा सकते हैं। लेकिन इसको बनवाना कब है, चूँकि इसमें आपका विद्यालय का नाम भी अंकित होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही बनवा सकते हैं। तो ये आप कर लेंगे और ये आपको अपने गृह जिले के सिविल सर्जन ऑफिस से बनवा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप आराम से अपने जो भी गृह जिला आपका है उस गृह जिले के सिविल सर्जन ऑफिस चले जाएं और वहाँ पे आप जो है सो इसको बनवा लें। ये आपका हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। एक घोषणा पत्र है आपको दहेज लेने देने से संबंधित, तो आपको अपना घोषणा पत्र बनवाना होगा। एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे किसी साइबर कैफे में जाके, जिसमें ये इंक्लूड हो आपको कि आप जो है सो दहेज नहीं लेंगे और नहीं देंगे, नहीं लेंगे और नहीं देंगे, इस आशय का एक जो है सो आप घोषणा पत्र प्रिंट आउट निकलवा के दे सकते हैं। वो चीज़ हो गई आपका। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको जो है वहाँ पे देना है, विद्यालय में देना है 2 कॉपी में। वो आपको मैंने पहले ही वीडियो में चर्चा कर दिया था। तो मेरे समझ से आपकी सारी परेशानियां जो हैं सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यही सारी चीज़ें आपको जो है सो पूरे गाइडलाइन में दी गई है। तो इसको आप आसानी से देखें वीडियो को। अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगी। हर एक बिंदु पर मैंने चर्चा कर दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जिस भी ग्रुप में आप हैं, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, हर एक ग्रुप में आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक दोस्तों के पास, अधिक चयनित अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो फॉर्मेट पहुंच जाए और उनको जो है सो उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।